हेलो, वेलकम टू विद्या गुरु। लास्ट लेक्चर में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो पिछले सेक्शन में हमने धमनी, शिराएं और हृदय के बारे में देखा था। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और साथ ही साथ हम लोग उत्सर्जन तंत्र और पादपों में यह किस प्रकार परिसंचरण होता है, किस प्रकार पानी पत्तियों तक पहुंचता है और फूड जो है पत्तियों से जड़ों तक और संपूर्ण पादप के ऊपर से नीचे वाले भाग तक ऊर्जा पानी का प्रवाह होता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड्स। तो देखिए, सबसे पहले बात आ रही है कि हमने पिछले जो सेक्शन में देखा था उसमें हमने हृदय के बारे में बात कर ली थी। इस डायग्राम को हमने अच्छे से देख लिया था। हमने चैम्बर्स, हमने जो है वॉल्व्स के बारे में बात की थी। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हृदय का स्पंद। मतलब स्पंदन का मतलब होता है जो पल्स, हृदय की जो पल्स होती है, जो बीट होती है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आ रही है हृदय का स्पंद क्या है। तो आपको एक ही बात पता है कि हृदय का स्पंद जो है वो जो हमारे हृदय की धड़कन होती है, आपने क्या सुना है, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है ना। तो 72 बार जो धड़क रहा है, तो इसमें जो धड़कन आ रही है, इसमें जो आवृत्ति आती है, ये आवृत्ति जो है वो दिमाग में स्थित मेड्यूला ऑब्लागेटा, देखिए दिमाग में जो है एक मेड्यूला ऑब्लागेटा नाम का एक ऑर्गेन होता है, मतलब दिमाग का हिस्सा होता है, वो लगातार जो है हमारे दिमाग को एक आवृत्ति भेजता रहता है। तो देखिए, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है कि हृदय जो स्पंदन है वो उसकी जो भित्तियां हैं, बाहर की जो मसल्स हैं, उसके जो आउटर लेयर है वो, और हृदय का जो मांसपेशियों वाला हिस्सा है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट अंग है, सबसे व्यस्ततम अंग। यदि पूछा जाए आपसे मानव शरीर में कौन है, तो आप बताएंगे हृदय, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। संकुचन का मतलब कम होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, विश्रांति करती हैं और लगातार ये चलती रहती हैं। इन लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर ये हृदय स्पंद या हार्ट बीट बनाते हैं। और आपने नाम सुना होगा, लब डब की आवाज आती है, लब डब लब डब। तो देखिए, मैं आपको यहां पर बताता हूं कि देखिए, जब भी हृदय एक बार यहां पर प्रवेश करा, इसमें और इसमें, तो यहां से जैसे ही जो है ये नीचे की तरफ जाता है तो लब लब से आवाज आती है, लब। और उसके बाद में जब ये हृदय से बाहर निकलता है वापस से रक्त हमारे शरीर के लिए, तो डब आवाज आती है। तो इस प्रकार जो है हृदय में लब डब की आवाज लगातार आती रहती है, राइट। तो देखिए, आगे चलते हैं। लब डब की आवाज आती रहती है और इस प्रकार जो है संकुचन विश्रांति से हृदय की बीट, धड़कन। तो इसको मापने के लिए एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। ये आपने इस तरह से डॉक्टर के हाथ में इस तरह का स्टेथोस्कोप देखा होगा। ये चेस्ट पीस होता है जो कि चेस्ट पर लगाया जाता है और यहां पर जो है हृदय की धड़कन को जिस प्रकार बीट कर रही है उसकी आवृत्ति को, उसकी जो है ना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाकर जो हम लोग सुनते हैं, मतलब जो डॉक्टर सुनता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हृदय में यदि कोई धड़कन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या अंतर आ रहा है और उसके आधार पर क्या है डॉक्टर एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए, चिकित्सक इस स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करके सुनते हैं। आवर्धित का मतलब उसकी ध्वनि के आवर्धन को, मतलब जो क्षमता है उसको और बढ़ाकर सुनते हैं, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार की समस्या किसी व्यक्ति के हृदय में चल रही है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर चेस्ट पीस लगा होता है। ये एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। संवेदनशील का मतलब ये है, इस प्रकार का यंत्र होता है कि जो थोड़ी सी भी आवाज है ना उसको वो बढ़ाकर सुनाए, जिससे आपके हृदय के भीतर स्थिति का आकलन हो सके कि किस प्रकार की समस्या हृदय में चल रही है। और आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है, रनिंग करता है, तो रनिंग करते समय हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, सोते समय हृदय की धड़कन थोड़ी कम हो जाती है। तो हृदय जितना ज़्यादा जो है प्रेशर होता है, रक्त का संचार ज़्यादा है, मतलब एक्सरसाइज करते समय रक्त का संचार ज़्यादा है, तो क्या होगा, हृदय को ज़्यादा जो है बीट करना पड़ेगा, क्योंकि रक्त को तेज सप्लाई देनी होगी अलग अलग अंगों में, राइट। तो देखिए, हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तथा पदार्थों के परिवहन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए एक चीज देखी थी, क्या देखी थी आपको पता होगा
कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड है ना, ब्लड के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत पहले ही बात कर चुके। तो रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है जो रक्त कणिकाएं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु या पट्टिकाणु, बिंबाणु या फिर कह सकते हैं बिंबाणु के अलावा पट्टिकाणु है ना। और रक्त का मेजर ज्यादा बड़ा भाग क्या होता है, 55% होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा हमारे शरीर में जो परिवहन है किसका, कि CO2 का परिवहन हुआ, प्रोटीन का परिवहन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बोहाइड्रेट का परिवहन हुआ, ग्लूकोज का परिवहन हुआ, ये सभी कौन करता है, प्लाज्मा। जबकि ऑक्सीजन का है ना, शरीर में ऑक्सीजन का O2 का परिवहन कौन करता है, आरबीसी। तो रक्त जो है परिवहन में बहुत ज्यादा मदद करता है, तो परिसंचरण में तथा पदार्थों के परिवहन में, ताकि ये पदार्थ एक एक कोशिका तक पहुंचकर अपना काम कर सकें और उसे ऊर्जा प्रदान कर सकें। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे, सबसे पहली बार किसने बताया कि एक प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, हमारी नलिकाएं होती हैं, तो ये सभी विलियम हार्वे ने बताया। और इन्हीं को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त संचरण तंत्र के पिता भी कहा जाता है। ये एक अंग्रेज चिकित्सक थे, परिसंचारी सर्कुलेटर जो है ना, इन्होंने ही बताया था पहली बार कि ऐसे रक्त जो है हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में, दिमाग की कोशिकाओं से लेके हमारे अंगूठे तक की कोशिकाओं तक जो है रक्त का सप्लाई करना, ताकि ऊर्जा और जो वेस्ट पदार्थ है वो ऑक्सीजन इस तरह से बाहर निकल सके। तो हार्वे की मृत्यु के बाद में जो ये विचार है ना, उसकी मान्यता मिली थी है ना, मृत्यु के पहले, जस्ट पहले, मतलब कुछ ही दिन पहले। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो ये याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के पिता कौन है, वो हैं विलियम हार्वे। तो देखिए, अब स्पंज जो होता है, स्पंज और हाइड्रा, ये जो जीव हैं, इनमें भी रक्त होता है, लेकिन इनमें प्रॉपर रक्त नहीं होता है। इनके अंदर क्या होता है, ये जल में ही रहते हैं। जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र, जैसे मानव के अंदर। और आपसे पूछा जाए मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो आप बताएंगे क्लोज्ड या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और यदि आपसे पूछा जाए तिलचट्टे में किस प्रकार का है, तो बताएंगे खुला परिसंचरण तंत्र। बंद का मतलब यह है कि हमेशा ये एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल ही चलती रहती है, मछली की तरह नहीं है कि जो है गिल्स से सांस लिया और हृदय एक बार पंप कर देगा, तो एक साइकिल नहीं है। तो तिलचट्टे में भी याद रखना बंद परिसंचरण तंत्र नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो इस प्रकार क्या होता है, जब भी ये जो स्पंज और हाइड्रा नाम के जो जीव हैं वो जल में रहते हैं और उनके शरीर में जल प्रवेश करता है, और वो जल के साथ साथ भोजन और ऑक्सीजन की भी आपूर्ति हो जाती है। जब जल बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट पदार्थ इनके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि हमारे शरीर में तो क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो रक्त में मिलेगा, रक्त में फेफड़ों में मिलेगा, फेफड़ों से रक्त किस में जाएगा, हृदय में, फिर हृदय से पूरे शरीर में प्रवाह होगा, और एक एक कोशिकाओं में जब उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसकी क्रियाविधि हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा प्लाज्मा की मदद से, जो कि रक्त का भाग है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मानव के अंदर जो है रक्त है। तो एक और बात आपने सुनी होगी कि हमने है ना, हम कभी जो है रक्त बना नहीं सकते, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में रक्त को भी बना दिया गया। पर फ्लोरोकार्बन, याद रखना, पर फ्लोरो, PFC, पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन जो है ना, इसी को कृत्रिम रक्त भी कहा जाता है, याद रखना, कृत्रिम रक्त भी कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन को लेकर जाने की क्षमता भी रखता है, पर फ्लोरोकार्बन। तो तब पहले कई सालों तक यही माना जाता था कि रक्त केवल मानव के शरीर में बन सकता है, लेकिन जो है कुछ हद तक आजकल रक्त को बनाने की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। तो हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, निकासी करते हैं, उसमें हमारे ये जो है मदद करता है। तो देखिए, जंतुओं में उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है, एक तो हम लोग जो मल निकालते हैं वेस्ट के तौर पे, एक हम लोग जो मूत्र कर रहे हैं ना, यूरिनेट वगैरह कर रहे हैं, एक हम लोग जो स्वेट पसीना निकाल रहे हैं, ये सब वेस्ट है, एक हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं हमारे शरीर से जो वेस्ट के तौर पे,
है ना। तो ये सभी जो है वेस्ट पदार्थ होते हैं और इन वेस्ट पदार्थों के शरीर में निकालने के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र यहाँ भी मदद करता है, क्योंकि पसीना जो निकल रहा है वो एक्चुअल में रक्त का हिस्सा है और रक्त से अनावश्यक जो पानी है, ताकि हमारा शरीर जो है गर्मी में भी ठंडा बना रहे, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की बहुत आवश्यकता है ना। अधिक पानी जो है वो शरीर से निकल जाता है, साथ ही साथ गर्मी से क्या होता है, वो हमारे पूरे शरीर को ठंडा, पसीना आना बहुत जरूरी है, वो हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है ना। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से जो है ना उत्श्वसन के तरह से बाहर निकल जाती है। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में, वेस्ट के रूप में निर्मुक्त होता है और इन्हें शरीर से निकलना अति आवश्यक है, वरना दूसरे कई बुरे परिणाम हमारे शरीर में देखे जा सकते हैं। यदि मल जो है प्रॉपर नहीं निकल रहा है तो शरीर में कुछ और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए सभी जो वेस्ट पदार्थ हैं वो समय समय पर निकल जाने चाहिए। बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वेस्ट पदार्थ का, उसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन, इंग्लिश में एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन याद रखेंगे, एक्सक्रीशन कहते हैं उत्सर्जन, राइट। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र और इससे जो मिले हुए तंत्र हैं बने हैं, जैसे मूत्र के लिए हमारे शरीर में किडनी है। किडनी का मतलब क्या होता है, वक्र किडनी, जो दो, एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी दो है हमारे शरीर में कुल। और मल मलाशय होता है और पसीने के लिए त्वचा है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए साथ ही साथ रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, देखिए हमने जो भी खाया है वो हमारी आंतों में जो छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर थे, उन सूक्ष्मांकुरों ने क्या किया था, जो छोटे छोटे रंग है ना सूक्ष्मांकुर थे, उनसे पोषक पदार्थ हमारे पूरे रक्त में मिल गया। और रक्त में भी क्या हुआ, हमने जो खाया उसका जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है और जो यूरिया है, यूरिया जरूर रक्त से, शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। तो यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी में जो बोमन कैप्सूल होते हैं, है ना, वो बोमन कैप्सूल क्या करते हैं, यूरिया को तो बाहर कर देते हैं, वेस्ट पदार्थ को, खराब पदार्थ को, और रक्त को पुनः शरीर में प्रवाहित करवा देते हैं। तो इस तरह से पूरा काम चलता है। तो इस प्रकार होता है पूरा रक्त छनन का प्रोसेस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो रक्त में उपस्थित पदार्थ में शरीर के बाहर निकल जाना चाहिए और जो है ये छानने में भी मदद करता है। तो अब देखिए आगे, वक्र जो है गुर्दे, यहाँ पर ये गुर्दे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे इसमें। जब रक्त दोनों वक्रों में पहुँचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को तो पुनः शरीर में भेज देता है और हानिकारक पदार्थों को हमारे मूत्राशय में इकट्ठा करके, और एक समय ऐसा आता है जब हमको पेशाब लगता है तो हम लोग मूत्र कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है, रक्त में पुनः, रक्त तो पुनः अवशोषित हो जाता है, काम का जो रक्त है, और जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, जिसमें यूरिया है, वक्र की मूत्र वाहिनिकाएं से होता हुआ मूत्राशय में, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि रक्त इस तरह से ब्लू नलिका से आया और यहां चला गया। किडनी ने जो है अपने बोमन कैप्सूल, जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं, नेफ्रॉन, है ना, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, देखिए आप हिंदी मीडियम के, तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है ये किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज, या वक्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। और ये जो है लगभग एक किडनी में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 12 लाख नेफ्रॉन। तो ये बात याद रखना। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, याद रखना। किडनी के अध्ययन को क्या बोलेंगे आप, नेफ्रोलॉजी। दिमाग के अध्ययन को क्या बोलेंगे, न्यूरो। ये सभी शब्द एग्जाम में आते हैं, न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी दिमाग, ब्रेन से रिलेटेड, नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी, इसका मतलब किडनी का अध्ययन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो मूत्र के साथ में जो वेस्ट पदार्थ है वो किडनी से प्योरीफाई होता है, शुद्ध जो रक्त है वो तो वापस से हमारे शरीर में दे दिया जाता है, और जो अनावश्यक पानी है, वेस्ट पदार्थ है, यूरिया है, वो हमारे मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और फाइनली ये मूत्र जो है जब ये पूरा फिल हो जाता है तो हम लोगों को मूत्र का अनुभूति होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें मूत्र आने वाला है, और फाइनली क्या है, हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो है मूत्र वाहिनिकाओं से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है, और मूत्र वाहिनिका नलिकाओं, नली आकार की होती है, नली के आकार की होती हैं, और मूत्राशय में मूत्र संचित होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको, मूत्र मार्ग क्या है,
मूत्र मार्ग और किडनी समझ में आ गया होगा, नेफ्रॉन समझ में आ गए होंगे, ये पतली नलिकाएं मूत्र वाहिनिकाएं हैं, और मूत्र मार्ग होगा मूत्र रंध्र जो बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी बात समझ में आ गई। तो दूसरा सिला इसका खुला होता है, जैसे ही हमको लगता है कि हमको मूत्र करना है, मूत्र रंध्र कहते हैं, मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से वक्र, मूत्र वाहिनिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग हमारे शरीर में। आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि मानव शरीर में जो रक्त दाब है, रक्त दाब या फिर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, तो बीपी को जो एक्चुअल में रक्त दाब को जो मैनेज करता है ना, वो याद रखना किडनी करती है, किडनी, क्योंकि रक्त दाब को पूरे शरीर में मैनेज करने का काम किडनी का, हृदय का नहीं। ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24 घंटे में एक कोई भी सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ है वो 1 से 1.5 लीटर, पूर्ण वयस्क व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर मूत्र करता है, जिसमें से 95% सबसे ज्यादा जल होता है, 2.5% यूरिया, यूरोक्रोम होता है, और अन्य जो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ हैं वो 2.5% होते हैं। तो ये मूत्र का कुल मिला के कॉम्पोजिशन कि मूत्र कैसा है, सबसे ज्यादा जल 95%। गर्मियों में जब हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, स्वेद में जल और लवण होते हैं, और गर्मियों के दिनों में प्राय पसीना कपड़ों को के ऊपर आपने सफ़ेद धब्बे भी देखे होंगे, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं कुछ के, तो वो एक्चुअल में कुछ नहीं, वो लवण या खार है, क्योंकि उससे भी क्या होता है, वेस्ट पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो शरीर के जो पसीने के धब्बे हैं वो लवण है। क्या स्वेदन और पसीना आने पर कोई विशेष प्रयोजन है? बिल्कुल। जिस प्रकार आपने सुना होगा जो मिट्टी के घड़े होते हैं, तो मिट्टी की घड़ों में क्या होता है, पानी रखा होता है, और पानी क्या होता है, मिट्टी के बाहर वाली लेयर के बाहर तक भी आ जाता है रंध्रों के माध्यम से। तो जब उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण का मतलब क्या होगा, वाष्पित होता है, तो गर्मी के कारण जो वाष्प बनी है, तो वो हीट जो है, वो अंदर के पानी की हीट जो है, इंटरनल हीट जो है, अंदर की गर्मी, वो बाहर निकल गई। तो जब अंदर की गर्मी कम हो गई तो अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पानी वाष्पित हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार घड़े में बचा हुआ पानी भी ठंडा हो जाता है ना, और ये छिद्रों से रिस कर पानी बाहर की सतह पे आ जाता है, और फाइनली ये वाष्पित हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, अंदर का पानी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प की जो गर्मी है, पानी की हीट है, वो बाहर निकल गई। तो इसी प्रकार जो है ना, पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसी समस्या भी आती है कि वक्र किडनी काम करना बंद कर देते। कई लोगों के सुना होगा आपने कि जिनको जो है ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों का किडनी बहुत जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो जब संक्रमण या किसी चोट या फिर ज़्यादा अधिक शराब पीने की वजह से वक्र जो है अक्रिय रूप से काम करता है, किडनी, तो उस केस में क्या होता है, डायलिसिस करवाया जाता है, और उसमें किडनी को बाईपास, जैसे मान लीजिए किडनी है, ये किडनी है, तो इसमें से रक्त नहीं जाके क्या होता है, हम बाहर की तरफ ही एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो हमारा जो वेस्ट पदार्थ है, ज़्यादा पानी है, उन सभी को ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाहर आकर्षित करके लगातार बाहर निकाल देगा और रक्त को वापस से शरीर में भेज देगा। तो इस प्रकार डायलिसिस जो है वो किडनी को अंदर किसी प्रकार की समस्या है, अनियमित रूप से छनकर आ रहा है, तो उस केस में डायलिसिस प्रक्रिया बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में गए होंगे और किसी को किडनी की समस्या है तो उनको डायलिसिस जरूर करवाया जाता है। अपोहन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इस विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एकदम। अब देखिए, जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायन के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर, कि जंतु कितना ज़्यादा जल उनके शरीर से बाहर निकले। जैसे मछली जैसे जलीय जो जीव हैं उनमें वो है ना एमिनोटैलिक, इनका जो वेस्ट निकलता है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एमिनोटैलिक। एमिनोटैलिक का मतलब क्या है, और यूरोटैलिक, मानव क्या है, यूरिया निकालता है, यूरिया। और इसीलिए मानव जैसे जीव क्या है, जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, वो सभी जो जीव हैं वो सभी यूरोटैलिक हैं, यूरोटैलिक। तो ये सभी जीव यूरोटैलिक हैं। एमिनोटैलिक जिनके शरीर से अमोनिया निकले, जैसे मछली, तो मछली याद रखना अमोनिया निकालती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मछली याद रखेंगे अमोनिया निकालती है, ठीक है। इसके बाद में है ना, और उत्सर्जित होते हैं जो सीधे जल में घुल जाते हैं, सीधा अमोनिया जो है जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली और जितने पक्षी है ना, आपने देखा होगा पक्षी वगैरह की किडनी नहीं पाई जाती, सीधा मल निकालते हैं, और इसीलिए इनका मल जो होता है ना वो थोड़ा लिक्विड जैसा होता है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में किडनी या वक्र नहीं होता, याद रखेंगे। तो छिपकली, सर्प आदि जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो अर्ध घन, मतलब सेमी सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं? आधे सॉलिड क्यों होते हैं, आधे ठोस क्यों होते हैं?
क्योंकि तरल भी इनके साथ में आ रहा है। और ये श्वेत रंग का श्वेत पदार्थ यूरिक अम्ल निकालते हैं, यूरिक अम्ल, जबकि मानव क्या निकालता है, मानव शरीर से यूरिया। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली पूछा जाए तो अमोनिया बताएंगे, सांप पक्षी छिपकली पूछे तो क्या बताएंगे, तब आप बोलेंगे यूरिक अम्ल, क्या बोलेंगे, यूरिक अम्ल। और मानव का पूछा जाए, बंदर बकरी कुत्ते भेड़ का पूछा जाए तो यूरिया। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उत्सर्जन तंत्र के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पादपों का जो परिवहन है वो किस प्रकार होता है। तो पादपों की जड़ों में दो प्रकार के चीजें पाई जाती हैं, है ना। और ये पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम करती है और इसके माध्यम से उनके पादपों के जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सभी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पत्तियों तक पानी कैसे पहुंच रहा है, तो देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा पेड़ पौधों के अंदर ना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना। पेड़ पौधों के अंदर एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और उसकी मदद से जड़ों से प्रेशर के साथ में ना पानी, जितनी ज्यादा गर्मी होती है ना उतना ज्यादा पानी है ना पत्तियों तक पहुंचता है जड़ों से खींच के। और पतली पतली ट्यूब जैसी इतनी पतली नलिकाएं होती हैं कि इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नहीं होता और ये पानी चिपकता हुआ उनकी दीवारों पर अपने आप ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है और पानी का जो है सहसंजक बल जो है इस नलिका की दीवार से वो बहुत ज्यादा होता है और इसलिए ऊपर खिंचता हुआ चला जाता है। तो आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो फ्लोएम, जाइलम जो कि पानी को लेकर जाता है, और फ्लोएम ये थोड़ा बहुत जो है आपको पढ़ता होगा। फ्लोएम मतलब जो फूड को ऊपर लेकर जाता है। तो देखिए अब देखते हैं कि पादपों में होता क्या है। तो जल और खनिज लवण का जो परिवहन है वो जड़ों में मूल रोम, पतले पतले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो है मिट्टी से पोषक पदार्थ और जल का अंतः ग्रहण करते हैं और इसके लिए मूल की सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा जड़ों का अंदर की तरफ जो है जमीन में, उतना ही ज्यादा ये पानी और जो है मृदा में से पोषक पदार्थों को अवशोषण कर लेंगे और मूल रोम मृदा के कणों के बीच में उपस्थित जलों के संपर्क में रहता है और उनका अवशोषण कर लेते हैं। और इसमें जो जल लेकर जाता है वो है जाइलम ऊतक। जाइलम को हिंदी में क्या कहेंगे, दारू ऊतक, जाइलम ऊतक या दारू ऊतक। और ये दोनों ही वेस्क्यूलर टिश्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर, संवहनी ऊतकों से बने होते हैं। पादपों के ये ऊतकों का एक समूह होता है जो जीव में किसी विशेष प्रकार का कार्य, और ऊतक आपको पता है जो विशेष प्रकार का काम करते हैं। तो संवहनी ऊतक क्यों बोला है, इसलिए क्योंकि ये क्या है, फ्लो करवा रहे हैं, किसका, पानी का, पोषक पदार्थ का। संवहन, संवहन का मतलब गति करना, वहन करना अंदर ही अंदर, इसलिए संवहनी ऊतक बोला है। तो जाइलम क्या है, तो आप ये देख लीजिए, जाइलम चैनल नलियों का सतत जाल बना होता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक जोड़ता है और पूरे तंत्र में, पादप में क्या होता है, जल का परिवहन करता है। इसी प्रकार फ्लोएम क्या करता है, इसका कार्य भी एक संवहनी ऊतक का ही है और भोजन में पादप का भोजन वगैरह इत्यादि वो लेकर जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको। तो देखिए, जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग में, तो देखिए जड़ें से इस तरह से पानी जो है ना, इनकी पतली पतली जाइलम के माध्यम से क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है और पत्तियों में जाता है। और ज्यादा पानी जो है वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो आपने देखा होगा जहां पर भी पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर जो है ना थोड़ा बहुत ठंडक होता है। क्यों, क्योंकि पेड़ों से निकलने वाली नमी आसपास के पूरे पर्यावरण को ठंडा करती है। और इस प्रकार जो है ना जाइलम ऊतक जो है मूल रोम से लेकर पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो एक बात और याद रखिए, देखो छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैंने लिया जाइलम और एक लिया मैंने फ्लोएम, है ना। जाइलम का मतलब तो क्या है, जाइलम का मतलब है दारू ऊतक और फ्लोएम का मतलब क्या है, पोषवाह। फ्लोएम पोषवाह, पोषवाह का मतलब जो पोषण का काम करेगा, पोषण, पोषवाह पोषण का काम कर रहा है मतलब, है ना। तो देखिए जाइलम जो है ना वो उसका एक ही दिशा होती है, सिंगल। तो ये एक दिशीय, ये जरूर शब्द याद है, एक दिशीय। ये कुछ चीजें क्या है किताबों में दी हुई नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो ये एक दिशीय क्यों, क्योंकि जड़ों से गया और पत्तियों तक एक दिशा में और वायुमंडल में। लेकिन पोषण जो है ना वो पत्तियों से जड़ों तक भी जाएगा, क्योंकि जड़ों को भी पोषण चाहिए, उनको बड़ा होना है तो। और पोषण जो है, पोषक पदार्थ जड़ों से जो है
पत्तियों तक भी जाएगा जो पोषक पदार्थ मृदा से, सॉइल से लेने। तो इस प्रकार ये जो है वो द्विदिशीय, याद रखना, द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होते हैं, द्विदिशीय, जबकि ये एक दिशीय होते हैं। ये पॉइंट्स कुछ आपको जरूर याद रखने। इस प्रकार फ्लोएम और जाइलम जो है पादपों में पदार्थों का परिवहन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार सभी ये जाइलम, ऊतक वगैरह जो है मृदा से जल और पोषक पदार्थ ले जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया था कि कितना तेजी से पानी जो है जड़ों से और फिर ऊपर तक पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर आपको पता होगा सभी पत्तियों में किसकी आवश्यकता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और जल किससे ले लेंगे, H2O, वो जमीन से जो आ रहा है। तो जड़ों से जो जल आ रहा है उन्हें पत्तियों में बहुत आवश्यकता है, और तभी तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो इसके लिए हमें जल की आवश्यकता है। तो वाष्पोत्सर्जन बहुत, और जब भी आप याद रखिए किसी भी स्थान पर बहुत तेज बरसात हुई और तुरंत कुछ देर बाद गर्मी हो गई या धूप आ गई, तो इस तरह के प्रक्रम में क्या होता है, पादप बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सघन वन, जो बहुत ही ज्यादा वन है, वो हमारे विषुवत रेखा में, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वर्षात ज्यादा होती है, विषुवत रेखा जो पृथ्वी का मध्य वाला भाग है, और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बरसात ज्यादा होती है, और बरसात ज्यादा होती है और तुरंत धूप भी बहुत तेज पड़ती है, और इसलिए वाष्पोत्सर्जन की गति भी तेज होती है और मृदा में पानी भी बहुत होता है। तो इसीलिए वहां के पेड़ पौधे बहुत ही सघन और सदाबहारी होते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो, है ना। तो वो सभी कैसे होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, राइट। तो वो सभी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। तो खनिज पोषक तत्वों और जल को अवशोषित करता है, और तेजी से सारा जल जो है वो पादप उपयोग नहीं कर पाते, तो पत्तियों से क्या होता है, ये वाष्पोत्सर्जन रंध्रों से प्रक्रम से बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार वाष्पन जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है, राइट। अब देखिए, वैसे ही जैसे आप स्ट्रोक से जल का चूषण करते हैं, सक करते हैं, तेजी से खींचते हैं, उसी प्रकार विशाल जो है 40-40, 30-30 मीटर ऊंचे पौधों में ऊपर तक जो है ना खिंचाव के कारण, तो दो प्रक्रम है। एक तो है पहला जो है जाइलम और फ्लोएम कैसे काम करते हैं, तो पहला प्रक्रम तो है ये बहुत ही पतली कैपिलरी, पतली केशिकाएं होती हैं। पहली बात तो ये हो गया, पतली केशिकाएं दोनों ही, फ्लोएम और जाइलम। इसके अलावा जो जल है और जो जाइलम और फ्लोएम की दीवार है, मतलब जो दीवार, इनकी जो दीवार है, उनके मध्य जो है सहसंजक कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल होता है, और इस बल के कारण जो है, और पतली नलिकाओं के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता, तो तेजी से पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो ये सभी चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आपको धमनी पता ही है, शुद्ध रक्त लेकर जाती है। रक्त के बारे में अच्छे से बात कर ही ली। रक्त वाहिनिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ब्लड है ना, ब्लड सेल है ना, ब्लड और वीन्स। जैसे आपको देखो धमनी और शिराएं होती है। रक्त वाहिनिकाएं कितनी होती है, धमनी और शिराएं, है ना। आपसे एक चीज जरूर याद रखना, जो नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं, उनको इंग्लिश में जो शब्द आता है ना, इंग्लिश के शब्द जो है ना हिंदी में भी काम आएंगे, एनजीओ। एनजीओ का मतलब क्या है, रक्त नलिकाएं। तो एंजियोलॉजी क्या हो गया, हमारे जो खून की नलिकाएं उनके अध्ययन को क्या बोलेंगे, खून की नलिकाओं का अध्ययन, है ना, वो होगा एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी इसे कहते हैं, राइट। केशिका आपको पता ही है, केशिकत्व के प्रभाव से फ्लोएम जाइलम ऊपर जा रहे हैं। परिसंचरण तंत्र आपको पता ही है, किसने दिया था, है ना, विलियम हार्वे ने। डायलिसिस प्रक्रम से क्या करते हैं, डायलिसिस प्रक्रम से जिसको भी किडनी में समस्या हो गई है उसको क्या करते हैं, किडनी को बाईपास करके और उसके शरीर में है ना जो रक्त के अंदर दूषित पदार्थ है, अपशिष्ट है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है और पुनः रक्त को अंदर भेज दिया जाता है। उत्सर्जन आपको पता ही, एक्सक्रीशन, वेस्ट पदार्थ का निकलना। उत्सर्जन तंत्र जो है हमारा, जो किडनी है, हमारा फेफड़े, ये सभी उत्सर्जन तंत्र का काम कर रहे हैं, है ना, बाहर निकाल देंगे। हीमोग्लोबिन रक्त में आरबीसी का भाग होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, जो पत्तियां होती हैं उनमें जो है ना, उनमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि रक्त में जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और रक्त में क्या पाया जाता है, फेरस, लोहा।
हृदय का स्पंदन आपको पता ही है, कि लगातार जो है ना वो बीट करता रहता है हृदय। किडनी, गुर्दे आपको पता चली गए, और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, है ना, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहते हैं इसको। पोषवाह फ्लोएम ऊतक पता ही है आपको। प्लाज्मा आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लाज्मा रक्त का एक भाग है जो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लूकोज को, प्रोटीन इत्यादि को लेकर जाता है। पट्टिकाणु जो है इन्हीं को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। डेंगू रोग में इसकी कमी हो जाती है। नाड़ी स्पंदन में क्या होता है, हम नाड़ी से पता लगा सकते हैं कि पल्स सही चल रही है या नहीं चल रही है ना। 72 से 80 होती है नाड़ी स्पंदन। कितनी होती है, 72 to 80। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो RBC हैं जो ऑक्सीजन को प्रवाह करती हैं। मूल रोम जड़ों में पाए जाते हैं पादपों के, जो जड़ों से जो है ना पानी और पोषक पदार्थों को लेकर आता है। स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप से क्या है, डॉक्टर्स जो हैं वो हृदय की बीट को जो है देखते हैं। पसीना श्वेत पता ही है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने, जो कोशिकाओं से बने भाग को ऊतक कहा जाता है। मूत्र वाहिनी का मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल ये कौन निकालते हैं, सांप, छिपकली इत्यादि। मूत्राशय आपको पता है, शिरा जो है वो वीन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और जाइलम या दारू तक, ये जड़ों से पत्तियों तक पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार जो है आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। आप चाहें तो इस वाले भाग को पॉज करके पढ़ेंगे और ये सभी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको पॉज करके जरूर पढ़ेंगे। इन सभी बातों को आपको एक बार पूरे 2 जो चैप्टर हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये सभी आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो आप एक बार पॉज कर लिया कीजिए इसको, और पूरे सबको, सेमी सॉलिड ये सब पढ़ लिया हमने। मछली अमोनिया निकालती है, सभी चीज हमने पढ़ ली है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, चूषण बल होता है जो ऊपर तक पानी को पहुंचाता है और पादप को ठंडा भी रखता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। तो अब देखिए, आपको A को B से मिलाना है। इन मिलान से बहुत ही इंटरेस्ट आ जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक बार पॉज करके आप खुद लगाइए, मैं तो आंसर जस्ट बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात आ रही है फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या होता है, ये पादपों में भोजन का परिवहन कर रहा है, पोषक पदार्थों का परिवहन कर रहा है, राइट, है ना। जाइलम क्या होते हैं, जाइलम तो ये जल का परिवहन करते हैं, जाइलम दारू तक, है ना। ये एक दिशीय होते हैं, ये द्विदिशीय होते हैं। मूल रोम और रंध्र, तो रंध्र क्या करते हैं, एक तो रंध्र होते हैं और एक मूल रोम होते हैं। मूल क्या हो गया, मूल का मतलब जड़ें, तो जड़ों से क्या होगा बताइए, है ना। और रंध्रों से तो क्या होगा, रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में होते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन करेंगे, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करेंगे। और मूल रोम क्या करेंगे, जड़ों से जल का अवशोषण करेंगे, जितना ज्यादा क्षेत्रफल है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो एकदम क्लियर हो गया होगा। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन, देखो हृदय से जा रही है, शुद्ध रक्त जा रहा है, तो वो सभी क्या बताई थी मैंने, धमनी, राइट। तो इसका आंसर धमनी हो गया। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, RBC में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा, Fe, फेरस होता है। धमनियां और शिराएं, है ना, एक पूरे, है ना, हृदय से के जाल से, मतलब हृदय से जुड़ी होती हैं धमनियां और शिराएं, और पूरे शरीर में ना केशिकाएं के रूप में पतली पतली ये जुड़ी रहती है, तो हृदय से एक जाल के तौर पे जुड़ी रहती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन, यही क्या है, स्पंदन कहलाता है, स्पंदन, है ना, स्पंदन। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है, यूरिया, है ना, यूरिया। मछली का पूछा होता तो, मछली का पूछा होता, और सांप का पूछा होता तो बताइए सांप का क्या होता, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। सांप का क्या होता, मछली का क्या होता, छिपकली का क्या होता, ये आप बताइए। मानव का यूरिया होता, राइट। पसीने से जल और लवण बाहर निकलता है, तो बहुत सिंपल है। वक्र अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। और इस मूत्र में 95% वाटर, 2.5% जो है यूरिया, और यूरिया, है ना, और 2.5%, 2.5% ही क्या होता है, यूरिया, और 2.5% क्या होता है, अदर जो टॉक्सिक, जहरीले, खतरनाक पदार्थ होते हैं वो होते हैं। वृक्षों की बहुत
अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है ये जाइलम को जो है ऊपर तक पानी पहुंचाने में मदद करती है। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? देखते ही जाइलम। पोषक पदार्थों का फ्लोएम करते हैं। रंध्रों के द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। मूल रोम जो जड़ों में होते हैं वो जल का या पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है ना? तो वो कैसे बढ़ाया जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ा के। ये हमने पढ़ा ही था पॉलीथीन की थैली ढककर। अच्छा क्या है? मूलों द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। देखो छाया में नहीं, मंद प्रकाश में रखेंगे तो पानी जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए, है ना, मूलों से। वैसे क्या है, जड़ों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो भी, तो इसका आंसर ये आ गया। तो आप इन सभी प्रश्नों को पॉज करके, क्वेश्चन अलग अलग जो है सेक्शन को पॉज करके आंसर, तो मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर, हृदय का काम क्या है? सबसे व्यस्ततम अंग है और ये हमारे शरीर में पंपिंग का काम करता है और रक्त को पूरे शरीर में प्रवाह करने में मदद करता है। लाल रंग क्यों दिखाई देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो एक तो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वही रक्त वर्णक है, और जब भी इसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होगा तो इसको क्या कह देंगे हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमेशा रेड रंग का होता है, इसीलिए लाल होता है। हमारे नीला क्यों दिखाई देता है? हमारी शिराओं में खून, क्योंकि वो ऑक्सी नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। रंध्रों का काम, रक्त के घटक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए थे, प्लाज्मा, फिर रक्त कणिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फर्स्ट वाले जो पार्ट है उसमें बताया था। मानव उत्सर्जन तंत्र का जो है आप किडनी वाला डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे संपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया है। लास्ट कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, ये बात देखो इन्होंने यहाँ कही है, लेकिन मैंने आपको नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, परफ्लोरोकार्बन, ये कृत्रिम रक्त है और शरीर को शल्य क्रिया और चोट लगने पर रक्त की हानि होती है, और यदि शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता तो उसकी परिपूर्ति का एकमात्र तरीका है रक्तदान करने से, और दूसरे व्यक्तियों के रक्त के दान से क्या होता है? रक्त की आपूर्ति पूरी की जाती है। जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चे होने वाले होते हैं, और यदि खून की उसमें कमी है तो उससे भी बहुत खून चढ़ाया जाता है। तो बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। तो आप जो हैं एक बहुत महान काम में जुड़ सकते हैं। आप साल में यदि 4 बार रक्तदान भी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, जबकि आपके खून की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये सभी आपको याद रखना। 3 महीने में, 3 माह में एक बार कोई भी व्यक्ति है ना अपना रक्तदान कर सकता है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो रक्तदान है, रक्तदान की जो प्रक्रिया है भारत में जो है वो लगभग क्या होता है, भारत में जो ब्लड यूनिट है ना वो 350 मिलीलीटर ml की होती है। याद रखना ये बात कि ब्लड बैंक में जो एक यूनिट है, हमारी जो एक यूनिट है रक्त की, एक यूनिट वो कितनी होती है? आपसे पूछा जाए एक यूनिट कितनी होती है तो आप बताएंगे इट इज अराउंड 350 ml। अमेरिका में यही चीज जो है 450 ml होती है, एक यूनिट, रक्त की एक यूनिट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यद्यपि रक्तदान करने पर दाता में काम करने की शक्ति कम नहीं होती है और ना ही उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव होता है। तो ये कुछ बातों के साथ में मैं रक्त जो है ब्लड का पूरा समापन करता हूं। आई थिंक यू हैड एंजॉयड द लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।